सिंगापुर। इस देश का नाम इस वक्त भारत के हर नागरिक की जुबान पर है। भाई हो भी क्यों ना, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर जो है, और मोदी जी सिंगापुर क्यों गए हैं इसके बारे में सबको पता है। पर क्या आप लोग जानते हैं कि कभी इतना खूबसूरत दिखने वाला ये देश एक वक्त पर भयंकर गरीबी की मार झेल रहा था। पूरा देश झुग्गी झोपड़ियों से भरा हुआ था, लेकिन आखिरकार इसने अमेरिका को शिकस्त दी और यहाँ का हर छठा परिवार बन गया करोड़पति। पर सवाल यह आता है कि आखिर सिंगापुर ने इतना सब कुछ किया कैसे? आज कैसे ये दुनिया के अमीर देशों की गिनती में खुद को सटीक बैठा चुका है? कैसा रहा इस देश का इतिहास और क्या है इसके संघर्ष की कहानी? सब कुछ जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, वैसे तो इस देश के बारे में तमाम ऐसी बातें हैं जिसे अगर हम कवर करें तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हम अलग से एक पूरा एक्सप्लेनर वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर। सिंगापुर यानी सिटी ऑफ रिपब्लिक। यह देश दक्षिणी छोर पर मलय पेनिनसुला पर बसा एक शहर, एक राज्य और एक सोवेरियन कंट्री है, एंड इट इज सिचुएटेड बिटवीन द साउथ चाइना सी एंड स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का। इस देश को लायन सिटी, गार्डन सिटी और इंस्टेंट एशिया के नाम से जाना जाता है। लायन सिटी इसीलिए क्योंकि इस देश का नाम संस्कृत वर्ड सिम्हा से निकाला गया है, और गार्डन सिटी इसीलिए क्योंकि इस देश में कई सारे पार्क्स हैं, और इंस्टेंट एशिया इसीलिए दिस कंट्री ऑफर्स टूरिस्ट अ क्विक ग्लिम्स इनटू द कल्चर्स ऑफ इमिग्रेंट फ्रॉम ऑल ओवर एशिया। हालांकि यहाँ मेनली चीनी लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ मलय और भारतीय अल्पसंख्यक भी मौजूद हैं। और अगर इस देश के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इस देश का इतिहास कहता है कि ये देश दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है। दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में से भी यही एक देश है। इस देश की आजादी की भी एक अलग कहानी है, क्योंकि जब इस देश को आजादी मिली तब इसके पास शायद ही कोई ऐसी चीज थी जिससे ये अपने गरीबी के हाल को दूर कर सके। सिंगापुर के पास ना तो खेती के लिए जमीन थी और ना ही खनिज। ज्यादातर लोग झुग्गी झोपड़ियों में गुजर बसर करने के लिए मजबूर थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और सिंगापुर की तस्वीर भी बदलती चली गई, और बस 5 सालों की मेहनत से सिंगापुर दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया। लेकिन सिंगापुर की कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी था जब भारत, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार की तरह सिंगापुर भी ब्रिटेनी उपनिवेश हुआ करता था। अब आप भी यही सोच रहे हैं ना कि जब सिंगापुर के हाल इतने बुरे थे तो इस देश ने ऐसा क्या किया कि आज इसकी चमकती तस्वीर दुनिया के सामने है। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, और उस वक्त सिंगापुर को जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता था। वजह थी सिंगापुर में ब्रिटिशर्स की भारी मौजूदगी। ये साल था 1942, जब जापान ने ब्रिटेन को बुरी तरह से हरा दिया था। उस वक्त ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इस हार को ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बुरी और सबसे बड़ा आत्मसमर्पण बताया था। लेकिन अब साल बदला और अमेरिकी जेट्स ने जापान के कब्जे वाले सिंगापुर पर हमला कर दिया। यह हमला भी सिंगापुर के लिए काफी घातक साबित हुआ, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद व्यापारिक पोर्ट्स को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। पर सिंगापुर इन सभी हमलों से त्रस्त हो चुका था। इसीलिए सिंगापुर ने एक नई कहानी गढ़ना शुरू की। जब सिंगापुर जापान की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उस वक्त सिंगापुर के लोगों को जापानियों के द्वारा खूब प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन कुछ साल पहले 16 सितंबर 1923 को एक बच्चे का जन्म होता है। नाम दिया गया ली कुआन यी। यह बच्चा एक चीनी परिवार से तीसरी पीढ़ी का बच्चा था। सिंगापुर के ही एक स्कूल में ली कुआन यी की पढ़ाई हुई। अब क्योंकि स्कूल अंग्रेजी मीडियम था तो इसीलिए ली कुआन यी का अंदाज भी अंग्रेजी हो गया, और इसीलिए उन्हें बचपन से ही हैरी ली कहकर बुलाया जाने लगा। अब जापानियों की वजह से ही ली कुआन यी की पढ़ाई उतने सही ढंग से नहीं चल पाई, लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया तो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, और कुछ वक्त बाद ही समाजवादी रहे ली कुआन लौटकर सिंगापुर वापस आ गए और एक लीडिंग ट्रेड यूनियन लॉयर बन गए। अब साल था 1954, जब ली ने पीपुल्स एक्शन पार्टी की स्थापना की। इसके बाद ली इस पार्टी के महासचिव बन गए और पार्टी में रहते हुए 40 सालों तक इस पद को अपनी सर्विस दी। 1959 के चुनाव में पीपुल्स एक्शन पार्टी ने बहुमत हासिल किया और अब सिंगापुर पूरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हो चुका था। लेकिन अब सिंगापुर का मर्जर मलेशिया में होना था, जिसके लिए 1963 में इसकी नींव रखी गई, पर किसी न किसी वजह के चलते यह गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। पर साल 1965 सिंगापुर के लिए वो चमकती किस्मत लेकर आया था कि वैचारिक रस्साकशी और एथनिक ग्रुप्स के बीच तमाम संघर्ष के बाद सिंगापुर संघ से बाहर आया और एक आजाद देश बन गया। तो यानी सिंगापुर को आजादी मिली 1965 में। हालांकि ली कुआन के लिए ये एक कठिन कदम था, जिसके लिए मलेशिया से ट्रीटी सिंगापुर को कॉलोनियल के अतीत से दूर फेंकने के लिए एक कोशिश थी। इसीलिए ली कुआन ने इसे एक खराब दौर बताया था।
बरसों से ब्रिटिश राज, जापानी कब्जा और फिर मलेशिया के डोमिनेंस से आजाद होकर सिंगापुर अब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सांस ले रहा था। लेकिन ये बस सांस ही ले पा रहा था। वजह थी इस देश के पास कोई ऐसी चीज ना होना जिसकी वजह से ये खुद को डेवलप कर पाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग यहाँ कच्ची झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर थे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 1965 में सिंगापुर की पर कैपिटा जीडीपी 516 अमेरिकी डॉलर थी और करीब आधी जनसंख्या अंडर एजुकेटेड थी। लेकिन इसके बावजूद सिंगापुर ने 1960 से 1980 तक पर कैपिटा ग्रॉस इंटरनेशनल प्रोडक्ट में 15% की ग्रोथ करने जैसा कीर्तिमान हासिल किया। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन यी मानते थे कि इजराइल की तरह सिंगापुर को भी अचानक आसपास के क्षेत्र, दूसरे देशों को पीछे छोड़ना है और इंटरनेशनल कंपनियों को आकर्षित करना है। हालांकि एक बर्बाद और छोटे से देश से चमचमाती इमारतों का मुल्क बनने के प्रोसेस में सिंगापुर के लोगों ने एक बड़ी कीमत चुकाई है। सिंगापुर की सरकार ने आबादी को नियंत्रण में रखने के लिए 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। यही नहीं, भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए सिंगापुर में ऐसे कड़े कानून बनाए गए जिनकी वजह से भ्रष्टाचार में कमी देखी गई। सिंगापुर में शानदार सड़कें और हाईवे बनाने पर जोर दिया गया जिससे आधारभूत ढांचे का विकास किया जा सके। इतना सब कुछ करने के बाद सिंगापुर ने कैसे इतनी कमाई की, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, सिंगापुर की सूरत बदलने में इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये देश स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का के नजदीक बसा हुआ है, जहां से दुनिया का 40% समुद्री व्यापार होकर गुजरता है और यही इस देश के लिए तगड़े इनकम का बड़ा सोर्स है। इसकी 190 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन पर कई गहरे पानी वाले पोर्ट्स हैं। यही नहीं, ली कुआन की सरकार ने शुरुआत से ही सिंगापुर में रहने वाली मिक्स्ड पॉपुलेशन को शिक्षित करने और मानव संसाधन पर पैसा खर्च किया है। फिलहाल सिंगापुर को दुनिया का इकोनॉमिक हब माना जाता है क्योंकि सिंगापुर के बैंक वैश्विक स्तर की सेवाएं देने में सक्षम है। सिंगापुर सरकार के मुताबिक साल 2017 में 1 करोड़ 74 लाख अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट ने सिंगापुर को घूमा, जो कि सिंगापुर की कुल जनसंख्या का 3 गुना है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि सिंगापुर आम लोगों के लिए कैसा है। असल में सिंगापुर में रहने वाले कई प्रवासी इस देश के महंगाई के लेवल से खुद को इतना प्रभावित नहीं मानते, क्योंकि सिंगापुर के लोगों की आमदनी दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। और सिंगापुर सरकार के मुताबिक सिंगापुर में अपना घर खरीदने वाले लोगों का अगर परसेंटाइल देखा जाए तो ये 100 में से करीब 90.7 के आसपास है। और सिंगापुर की सफलता की बात जब आती है तो पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन की एक बात हमेशा याद की जाती है। ली ने कहा था कि आखिर मुझे क्या मिला, एक सफल सिंगापुर, बदले में मैंने क्या दिया, मेरा जीवन। चलिए अब आखिर में चलते चलते सिंगापुर में भ्रष्टाचार के खात्मे की भी बात कर लेते हैं। दरअसल ली ने अरब देशों से घिरे इजराइल के मॉडल को माना है। उनका कहना था कि इजराइल की तरह हमें दूसरे क्षेत्र के देशों को पीछे छोड़ना है और इंटरनेशनल कंपनियों को आकर्षित करना है। वो चीन के साथ अच्छे संबंधों के महत्व को समझते थे। चीनी नेता देंग जियाओपिंग के साथ अपनी दोस्ती से उन्हें मदद मिली। देंग ने 1978 में सिंगापुर का दौरा किया और ली की आर्थिक नीतियों की काफी तारीफ की। ली भी देंग के द्वारा चीन में किए गए सुधारों से काफी प्रभावित हुए। सिंगापुर में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ली ने नए नए तरीके निकाले और रोजगार मुहैया करवाने के लिए कम लागत की हाउसिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोग्राम की शुरुआत की। उन्होंने सिंगापुर के बहुसंस्कृतवाद यानी मल्टीकल्चरलिज्म के आधार पर एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने अलग अलग एथनिक ग्रुप को एक साथ जोड़ा और ऐसे करके आज सिंगापुर दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है। सिंगापुर में आप रात में भी नाइट सफारी का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा अनुभव आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सिंगापुर दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां नाइट जू है। 35 हेक्टेयर में फैले इस पार्क में 1994 में नाइट सफारी शुरू की गई थी। इस पार्क में लगभग 1000 जानवर रहते हैं। रात में ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और सिंगापुर ही वो देश है जहां पहली बार आर्टिफिशियल वाटरफॉल की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा सिंगापुर में इंडोर वाटरफॉल भी है। और जानते हैं, सिंगापुर वेरियस कल्चर वाला देश है और अगर आपको सिंगापुर में लोकल इंग्लिश की जगह सिंग्लिश बोलते हुए लोग नजर आने लगे तो सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। सिंग्लिश एक तरह की इंग्लिश ही है। मल्टीकल्चर की वजह से सिंगापुर में आपको लोकल लोग सिंग्लिश बोलते हुए नजर आ ही जाएंगे। तो ये है आज का सिंगापुर। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।